हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, एक बार फिर से हम हाजिर हैं 2024 से लेके 2013 तक के पॉलिटी के मेंस के क्वेश्चन डिस्कस करने के क्रम में। ये हमारी तीसरी क्लास है, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। यदि आपने पहली दो क्लास नहीं की है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। आपको शुरू से ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो पूरी की पूरी क्लासेस आपको देखनी चाहिए, जिससे आपके 2013 से लेके 2024 तक के जितने भी मेंस के क्वेश्चन आंसर हैं पॉलिटी के, वो सारे के सारे डिटेल से डिस्कस किए जा रहे हैं। इनको यदि सुन लोगे, इनको यदि लिख लोगे, समझ लोगे, तो निश्चित तौर पे आपका एक बहुत बड़ा पोर्शन कवर हो जाएगा। आपकी समझ बेहतर हो जाएगी आंसर राइटिंग की। ठीक है, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में जनहित याचिकाओं यानी PIL की वृद्धि के कारणों की व्याख्या करें। यानी इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या पूछ रहा है, भारत में जो PIL में वृद्धि हो रही है उसके क्या कारण है, इसके परिणाम स्वरूप क्या भारतीय सर्वोच्च न्यायालय यानी क्या भारतीय सुप्रीम कोर्ट दुनिया की सबसे शक्तिशाली न्यायपालिका के तौर पे उभरी है। आंसर बताइए। 2024 का क्वेश्चन था, 15 अंकों का। तो यहां पे सेम क्वेश्चन लिखा हुआ है। यदि इस क्वेश्चन के स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले भूमिका में हम बता सकते हैं कि PIL क्या होती है, बिल्कुल संक्षिप्त रूप में कुछ डेटा दे सकते हैं PIL के संदर्भ में। उसके बाद क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट होगा कि कारण क्या है PIL बढ़ने के, है ना, कारण बताने होंगे। और इसका जो सेकंड पार्ट होगा क्वेश्चन का, वो ये होगा कि इसके परिणाम स्वरूप क्या सर्वोच्च न्यायालय दुनिया की सबसे शक्तिशाली अदालत मतलब एक तरीके से बनी है। तो ऐसे में इसके निहितार्थ बताने होंगे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कैसे बनी है ना। और थर्ड पार्ट होगा, या आप थर्ड पार्ट नहीं भी लिखें तो सीधा निष्कर्ष में आ जाएंगे, लेकिन निष्कर्ष में आपको संतुलन पे ध्यान देना पड़ेगा कि न्यायिक सक्रियता अति सक्रियता ना हो जाए, है ना, कि संतुलन भी रहे, जिससे शक्ति के पृथक्करण का जो सिद्धांत है वो सुरक्षित रह सके। ठीक है, तो ये होगा इस क्वेश्चन का आधार। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। एक बात और, मैं हर क्लास में ये बोलती हूं कि ये मॉडल आंसर है, आपको लिखना है 150 शब्दों, 200 शब्दों में, 250 शब्दों, तो एज इट इज कॉपी नहीं करना है ना। अपनी लैंग्वेज में जब आप लिखोगे तो बहुत बड़ा आंसर लिखने से बचना है। तो ये आपको समझाने के लिए है, तो इसलिए यहाँ पे काफी डिटेल में आपको आंसर देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं भूमिका से। यदि हम जनहित याचिका की बात करें तो सार्वजनिक हित, है ना, सार्वजनिक हित या सामान्य हित को लागू करने के लिए न्यायालय में शुरू की गई कानूनी कार्रवाई जिसमें जनता या समुदाय के किसी वर्ग का आर्थिक हित या कोई ऐसा हित हो जिससे उनके कानूनी अधिकार या दायित्व प्रभावित हो। यानी PIL को हम सीधे तौर पे बोल सकते हैं कि सार्वजनिक हित के लिए न्यायालय के समक्ष जो मुद्दे जाते हैं, है ना, उनको PIL के तौर पे हम देख सकते हैं। यदि हम डेटा की बात करें तो न्यायालय को हर साल औसतन 26,500 यानी 26,000 से ज्यादा PIL प्राप्त होती हैं। और यहां आपको कुछ कुछ वादों का जिक्र जरूर करना पड़ेगा। यदि आपने सर्वोच्च न्यायालय वाले टॉपिक में PIL का जो टॉपिक है उसको अच्छे से कवर किया है, तो ये ऐसे वाद हैं जिनको बार बार बताया जाता है कि आप आंसर राइटिंग में यदि इन वादों का प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पे बेहतर नंबर मिलेंगे। जिसमें SP गुप्ता बनाम भारत संघ, इस SP गुप्ता बनाम भारत संघ मामले में न्यायमूर्ति PN भगवती द्वारा जनहित याचिका आंदोलन के एक नए युग की शुरुआत की गई थी। और यह कहा गया था कि कोई भी चिंतित नागरिक या सामाजिक कार्य समूह, यानी जो लोकस स्टैंडी का नियम था, यानी जरूरी नहीं है वही व्यक्ति न्यायालय जाए जिसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, उस व्यक्ति या उस वर्ग की तरफ से कोई सामाजिक कार्यकर्ता, कोई NGO या कोई भी प्रबुद्ध नागरिक PIL दायर कर सकता है, सद्भावनापूर्ण कार्य करते हुए उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के तहत और सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत जो भी मुद्दा है उसके निवारण की मांग कर सकता है या न्याय की मांग कर सकता है। यानी यहां आते आते आपने PIL की एक संक्षिप्त परिभाषा बता दी और यह बता दिया कि जो SP गुप्ता बनाम भारत संघ मामले में जो PN भगवती जी हैं उनके द्वारा PIL के एक नए युग की शुरुआत की गई, जिसके माध्यम से जो सार्वजनिक हित है, सार्वजनिक हित के मुद्दों को कारगर करना या न्याय दिलाना जो जनता है उसको आसान हो पाया। ठीक है, तो आपने परिभाषा लिख दी। अब इसका फर्स्ट पार्ट यदि हम बात करें कि भारत में जनहित याचिकाओं की वृद्धि के कारण क्या है,
तो पहला कारण है न्याय तक पहुंच, यानी जनहित याचिकाओं ने हाशिए पर पड़े और वंचित समूहों के लिए, ध्यान रखिएगा, हाशिए पर पड़े और वंचित, रीटाइपिंग मिस्टेक हो गई है, वंचित समूहों के लिए कानूनी प्रतिनिधित्व और लागत की पारंपरिक बाधाओं को दूर किया, है ना, यानी कोस्ट इफेक्टिव बनाया जनहित याचिकाओं के माध्यम से न्याय को। उदाहरण केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में ऐतिहासिक मामले ने वंचितों के अधिकारों के उल्लंघन को संबोधित करने के लिए न्यायपालिका की इच्छा को प्रदर्शित किया, यानी मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। और मूल ढांचे के सिद्धांत के पीछे का एक आधार यह भी था कि संविधान के उद्देश्यों का संरक्षण हो सके जनता के लिए, है ना, जनता को उसके अधिकार मिल सके। तो ऐसे में न्याय तक पहुंच सुनिश्चित हुई है। तो इस न्याय तक पहुंच सुनिश्चित होने के क्रम में जो नागरिक हैं वो बड़े स्तर पे पीआईएल की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरा इसका कारण है न्यायिक सक्रियता, यानी सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय ने न्याय सुनिश्चित करने के लिए पारंपरिक भूमिकाओं से आगे बढ़ के सक्रिय भूमिका निभाना शुरू कर दिया है, एक सक्रियतावादी दृष्टिकोण अपनाया है। उदाहरण स्वरूप विशाखा दत्त बनाम जो राजस्थान राज्य था, उस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के संबंध में, यौन उत्पीड़न को रोकने के संदर्भ में दिशा निर्देश दिए। तो न्यायिक सक्रियता जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे पीआईएल भी ऑटोमेटिक बढ़ेगी, है ना। तो पहला जो कारण है वो न्याय तक पहुंच लोगों की आसान हुई है, दूसरा न्यायिक सक्रियता, और तीसरा कारण है सामाजिक न्याय अधिदेश, यानी भारतीय संविधान विशेष तौर पे यदि हम आर्टिकल 14 की बात करें, आर्टिकल 21 की बात करें, सामाजिक न्याय के मामले में न्यायिक हस्तक्षेप के लिए एक रूपरेखा देता है, यानी न्यायपालिका को विधि के समक्ष समानता और व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संदर्भ में न्यायिक हस्तक्षेप करना पड़ेगा। उदाहरण स्वरूप मेनका गांधी बनाम भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय ने जीवन के अधिकार की व्याख्या को व्यापक बनाया और इसके मूलभूत तत्वों पर जोर दिया, यानी सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए न्यायपालिका को समय समय पे अलग अलग निर्णय देने पड़े। और इसके संदर्भ में आप आर्टिकल 21 के विस्तार की भी बात कर सकते हैं। आर्टिकल 21 का जैसे जैसे ये दोनों आपस में अंतर संबंधित है, पीआईएल बढ़ेंगी, आर्टिकल 21 का विस्तार होगा, आर्टिकल 21 का विस्तार होगा तो पीआईएल की संख्या बढ़ेगी, है ना। तो ऐसे में सामाजिक न्याय अधिदेश को लागू करने का जो न्यायपालिका का दायित्व था, जिसके चलते न्यायपालिका ने अलग अलग अधिकारों को व्याख्यायित किया है समय समय पे, इससे भी पीआईएल की संख्या बढ़ी है। अगला है जागरूकता और लामबंदी। जैसे जैसे नागरिक पढ़ेंगे, शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, जागरूक होगा, अपने अधिकारों, कानून के हक के बारे में उनकी जागरूकता बढ़ेगी, वैसे वैसे जनहित याचिका भी बढ़ेगी। जैसे पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ के मामले में भोजन के अधिकार पर प्रकाश डाला गया तथा बुनियादी अधिकारों के लिए जनता ने लामबंदी की। इसमें आप एक आध एग्जाम्पल, जैसे सूचना के अधिकार के लिए जनता की लामबंदी, भोजन के अधिकार के लिए जनता की लामबंदी, है ना। तो इस तरीके से जनता जैसे जैसे जागरूक होगी तो पीआईएल की संख्या बढ़ेगी। साथ ही पर्यावरण संबंधी चिंताएं, वर्तमान समाज या वर्तमान समय में पर्यावरण एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है, तो पर्यावरण के मुद्दों से निपटने के लिए जनता अग्रसर होकर पीआईएल दायर कर रही है। और इसी के संदर्भ में आप देखोगे कि अलग अलग वादों में जुडिशरी भी पर्यावरण को एक अधिकार के तौर पर सुस्थापित करने के निर्देश देती रही है। जैसे आर्टिकल 21 की यदि हम बात करें तो न्यायपालिका ने स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को एक फंडामेंटल राइट के तौर पे स्थापित किया। एमसी मेहता बनाम भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदूषण के मुद्दों पर विचार किया तथा पर्यावरण संरक्षण में न्यायपालिका की भूमिका पर बल दिया। तो ये एक बड़ा रीजन है। अगला रीजन है लोकस स्टैंडी वाला जो परंपरागत न्यायपालिका का नियम था। लोकस स्टैंडी यानी जिस व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है या जो पीड़ित है उसका स्वयं न्यायपालिका में जाना जरूरी है, लेकिन पीआईएल के माध्यम से इस तरीके के जो परंपरागत नियम थे उनको एक तरीके से हम ये कह सकते हैं छूट दी गई है, अपवाद स्वरूप रखा गया है। तो ऐसे में पीआईएल के माध्यम से कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता, एनजीओ, है ना, या कोई भी प्रबुद्ध व्यक्ति किसी ऐसे वर्ग जिसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है उसकी तरफ से न्यायपालिका जा सकता है। और स्पष्ट तौर पे हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य काफी फेमस वाद है, या आप इसे आर्टिकल 21 में भी पढ़ेंगे, जब जुडिशरी पढ़ेंगे उस समय भी पढ़ेंगे। इस मामले में लोकस स्टैंडी में ढील दी गई थी, यानी ये बेसिकली विचाराधीन कैदियों की अमानवीय स्थिति
नीतियों पे ध्यान केंद्रित करता था और इस वाद के माध्यम से लगभग 40,000 कैदियों को रिहा किया गया था, है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट वाद है। तो इस तरीके के जो वाद आए उन्होंने भी, या लोकस स्टैंडी के जो रूल थे उनमें ढील दी गई, इस तरीके के आधारों ने भी पीआईएल को बढ़ाने में भूमिका निभाई। तो अब तक आते आते आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। यानी अब मैं यदि कहूं कि भाई पीआईएल के जो बढ़ने के क्या कारण हैं तो बता दोगे, जिसमें हमने पहले भूमिका बताई, यानी न्याय तक पहुंच सुनिश्चित हुई है, जनता की न्यायिक सक्रियता आई है, सामाजिक न्याय के अधिदेश को पूरा करने के लिए न्यायपालिका को अलग अलग समय पे अलग अलग डिसीजन देने पड़े, जिसके चलते पीआईएल की संख्या बढ़ी, जनता में जागरूकता आई है, जनता लामबंद हुई है अलग अलग मुद्दों पे, पर्यावरण के मुद्दे हावी हुए हैं जनता के संदर्भ में, और साथ ही जो लोकस स्टैंडी जैसे रूल थे उनको ढील दी गई है पीआईएल के मामले में। ये सब कारण है जिनसे पीआईएल की संख्या बढ़ी है और इसी के परिणाम स्वरूप, जैसा कि मैंने भूमिका में बताया, हर वर्ष लगभग 27,000 के आसपास पीआईएल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मिला के दायर की जाती हैं। कारण समझ में आ गया। अब इसका दूसरा पार्ट है कि क्या भारतीय सर्वोच्च न्यायालय विश्व की सबसे शक्तिशाली न्यायपालिका के रूप में उभरी है। तो यहां पे हमें बताना पड़ेगा क्यों उभरी है, कैसे उभरी है। तो सबसे पहले उभरने का आधार है न्यायिक समीक्षा। हमें पता है न्यायिक समीक्षा सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट या न्यायपालिका की वो शक्ति है जिसके माध्यम से न्यायपालिका विधायिका या कार्यपालिका के कार्यों को वैध या अवैध घोषित करने की शक्ति रखती है। तो न्यायिक समीक्षा की शक्ति जुडिशरी के पास है। इस न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में जुडिशरी ने सक्रिय होकर कई बार काम किया। जैसे यहां पे एग्जांपल दे सकते हो, केशवानंद भारती वाद में जुडिशरी ने गोलकनाथ वाद को पलटा, है ना, या केशवानंद भारती वाद के बाद आप यहां सबसे सटीक एग्जांपल होगा 42वें संविधान संशोधन के कुछ जो मुद्दे थे, ये डिटेल में आप पढ़ चुके होंगे क्लासेस में। बेसिकली जो सबसे बड़ा मुद्दा था कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा संसद ने यह कह दिया था कि संसद की संविधान संशोधन करने की शक्तियां असीमित हैं, यदि संसद संशोधन करती है तो न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। तो उसके बाद बेसिकली मिनर्वा मिल्स वाद में क्या कह दिया था कि जो न्यायिक समीक्षा है, ये न्यायिक समीक्षा मूल ढांचे का भाग है, मूल ढांचे का भाग है, अतः न्यायिक समीक्षा में संशोधन नहीं किया जा सकता। तो ऐसे न्यायिक समीक्षा की जो शक्ति है वो न्यायपालिका को सशक्त बनाती है। यानी ऐसा कोई भी कानून जिसे विधायिका ने बनाया हो या ऐसा कोई भी आदेश जिसे कार्यपालिका ने जारी किया हो, न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है यदि वो कानून या आदेश संविधान के आधारों पे खरा नहीं उतरता है। तो पावरफुल बनाया, ठीक है जी, न्यायिक समीक्षा। दूसरा, अधिकारों की व्यापक व्याख्या की है समय समय पे जुडिशरी ने, है ना, न्यायिक सक्रियता दिखाई है, और नीति और शासन के क्षेत्रों में भी न्यायपालिका ने समय समय पे कदम रखा। जैसे नवतेज सिंह जोहर वाद, अभी रिसेंट 2018 का वाद है, जिसमें आईपीसी की धारा 377 को खत्म कर दिया गया और समलैंगिकता को अपराध से मुक्त कर दिया गया। यानी न्यायपालिका समय समय पे अधिकारों की व्याख्या कर रही है और नीति और शासन के क्षेत्रों में भी पार्टिसिपेशन कर रही है। तो यहां भी न्यायपालिका मजबूत हुई। तीसरा है जनहित याचिकाओं के माध्यम से न्यायिक सक्रियता के मामले में न्यायपालिका बहुत ही बेहतर कर रही है। जनहित याचिकाओं पर विचार करने की न्यायालय की इच्छा ने उसे विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों में हस्तक्षेप करने की अनुमति दी। जैसे बम्बई वाद में सरकारों की मनमानी बर्खास्तगी को सीमित कर दिया और फ्लोर टेस्ट की बात की थी, है ना, संघवाद, जिससे संघवाद एक तरीके से, जिससे संघवाद को मजबूती मिले। तो इस तरीके से जनहित याचिकाओं के माध्यम से न्यायपालिका सक्रिय भूमिका निभा रही है। फिर मीडिया का ध्यान, यानी हाई प्रोफाइल जनहित याचिका मामलों को मीडिया में व्यापक कवरेज मिली, जिससे जनहित याचिका प्रक्रिया के प्रति लोगों में विश्वास बढ़ा। लोगों को पता लगा कि भाई जनहित याचिका क्या होती है, और जैसे जैसे जनहित याचिका बढ़ेंगी वैसे वैसे न्यायपालिका और ज्यादा सशक्त होगी, है ना। न्यायपालिका हम कह सकते हैं नीति या शासन के मामलों में भी हस्तक्षेप करने लगी, जो अपने आप में एक सही संकेत भी नहीं है, क्योंकि वो जुडिशरी को अति सक्रियता की तरफ ले जाता है। लेकिन हम उस पर बाद में बात करेंगे। पहले मीडिया के ध्यान, यानी व्यापक जो हाई प्रोफाइल मामले हैं उन पे जब मीडिया का ध्यान जाता है तो हम ये कह सकते हैं लोगों में जनहित याचिका के प्रति एक सकारात्मकता आती है। जैसे 2021 में भारत में कोविड-19 महामारी के प्रबंधन से संबंधित जनहित याचिका को मीडिया में व्यापक कवरेज मिला था, और जिसमें ऑक्सीजन व वैक्सीन जैसे आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने में
सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया था, है ना, ताकि सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, तो इससे जनहित याचिका को कवरेज मिली, न्यायपालिका की पावर, न्यायपालिका की ओर शक्ति बढ़ी, सशक्त हुई। अगला, मौलिक अधिकारों की विस्तृत व्याख्या। यहां पे आप देखोगे आर्टिकल 21 की विस्तृत व्याख्या हो चुकी है, अलग अलग अधिकारों को शामिल किया गया, जैसे निजता का अधिकार हो, या हम कहें स्वास्थ्य का अधिकार हो, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार, हथकड़ी ना लगाने का अधिकार, है ना, शिक्षा का अधिकार पहले इसी में शामिल किया था। तो आर्टिकल 21 का जो विस्तार हो रहा है उसने भी न्यायपालिका की शक्ति को और ज्यादा बढ़ाया है। जैसे पुट्टा स्वामीवाद में निजता के अधिकार को शामिल कर दिया गया था आर्टिकल 21 में। साथ ही न्यायिक याचिकाओं के माध्यम से, जनहित याचिकाओं के माध्यम से न्यायिक सक्रियता, ये मैं आपको बता ही चुकी हूं कि किस तरीके से इसने भी न्यायिक सक्रियता को बढ़ाया है। फिर कार्यपालिका और विधायी शक्तियों पर नियंत्रण लगाने के तौर पे भी न्यायपालिका काम कर रही है कई ऐतिहासिक फैसलों में। जैसे मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ ने मूल संरचना के सिद्धांत की पुष्टि कर दी, और यह सुनिश्चित करते हुए कि कार्यकारी और विधायी कार्य मौलिक संवैधानिक सिद्धांतों को ओवरराइड नहीं करेंगे। एक तो मिनर्वा मिल्स वाद में यह कह दिया था कि भाई न्यायिक समीक्षा की शक्ति बेसिक स्ट्रक्चर है, और दूसरा मूल ढांचे के सिद्धांत को इन्होंने वैध बताया था। तो कार्यपालिका, और ये मैं आपको न्यायिक समीक्षा में ही बता चुकी हूं कि किस तरीके से न्यायपालिका न्यायिक समीक्षा के तहत विधायिका या कार्यपालिका की शक्तियों पर नियंत्रण रखती है यदि वो शक्तियां संविधान का उल्लंघन करती हैं। तो फिर कई मामलों में शासन में भी हस्तक्षेप देखने को मिला जुडिशरी का। न्यायालय ने पर्यावरण नीतियों को लेकर शासन सुधारों तक अनेक मुद्दों पर सरकार को निर्देश दिए, जैसे पुलिस सुधारों पर निर्देश, सिविल सेवाओं पर निर्देश, यौन उत्पीड़न को रोकने के संदर्भ में निर्देश। नीति बनाना विधायिका का काम है, जुडिशरी का काम नहीं। लेकिन भारत में शासन में हस्तक्षेप हमें जुडिशरी का देखने को मिल रहा है, तो यह भी एक शक्तिशाली तत्व है न्यायपालिका। और संविधान के संरक्षक के तौर पर चूंकि जुडिशरी को भूमिका निभानी है ना, संविधान की व्याख्या कौन करेगा, संविधान का संरक्षण कौन करेगा, जुडिशरी। तो ऐसे में जुडिशरी की भूमिका और ज्यादा बढ़ रही है। और यदि हम वैश्विक तुलना करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश में, जहां पे विधि की उचित प्रक्रिया है, जहां पे जुडिशरी काफी पावरफुल है, लेकिन वहां पे भी न्यायपालिका नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप करने में संयम बरतती है। लेकिन भारत की न्यायपालिका नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप करती हुई दिख रही है। तो ऐसे में जो सेकंड पार्ट था इस क्वेश्चन का, हमें दिख रहा है कि भारत की न्यायपालिका मजबूत होती दिख रही है अलग अलग संदर्भों में। अब आगे बढ़ने के रास्ते में आपको केवल निष्कर्ष अतः ये बहुत बढ़िया है कि न्यायपालिका इतनी सक्रियता बरत रही है, इस तरीके के कंक्लूजन से बचना है, क्योंकि हमें सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत को सुनिश्चित करने के लिए जुडिशरी की जो विस्तार हो रहा है, विशेष तौर पे शासन और नीति के मामले में, उस विस्तार पे संयम बरतने की जरूरत है। यहां पे न्यायिक सक्रियता और संयम के बीच संतुलन करना जरूरी है ना, ताकि शक्ति के पृथ्वीकरण को सुनिश्चित किया जा सके और न्याय तक पहुंच को मजबूत करना है। तो हमें प्रक्रियाओं को सरल बनाना पड़ेगा। देरी और न्यायिक प्रक्रिया की कमी भी तो है, तो ऐसे में यदि हमें न्याय तक पहुंच मजबूत करनी है तो न्यायपालिका को तीव्र बने, देरी कम हो, कानूनी सहायता सेवाओं का विस्तार करने के लिए सुधार करने की जरूरत है, यानी न्यायिक सुधार भी है। और साथ ही सहयोगात्मक शासन पे बल देना पड़ेगा, जहां पे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों मिलकर संविधान का संरक्षण करें, तब जाके जो हम विकास की मुख्य धारा में आगे बढ़ सकते हैं। और जब न्यायपालिका की भी जवाबदेही सुनिश्चित करनी पड़ेगी। यदि आप चाहो तो आप पॉइंट्स में सिर्फ आप डिस्क्राइब करने का तो स्पेस ही नहीं होगा, लेकिन यदि आप आगे बढ़ने के रास्ते में 2-4 पॉइंट लिख दोगे कि जुडिशरी में भी अपने आप में कैसे सुधार करना है, न्यायिक संयम कैसे बरतना है, अति सक्रियता से कैसे बचना है, तो आप 4-5 पॉइंट लिख सकते हैं। और फाइनली आप निष्कर्ष लिख दोगे कि 3 दशकों से जनहित याचिकाओं ने उल्लेखनीय परिणाम हासिल किए हैं, जिससे हाशिए पर पड़े लोगों को राहत मिली है। मानवाधिकार उल्लंघन के लिए सरकार की जवाबदेही बढ़ी है, जबकि न्यायपालिका को न्यायिक अतिक्रमण को रोकने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए, जो शक्तियों के पृथ्वीकरण के सिद्धांत को कमजोर करता है। यानी बैलेंस कंक्लूजन हमने लिखा। अब एक बार फिर से इस क्वेश्चन पे चलते हैं और अब आप इस क्वेश्चन को समझिएगा। यदि मैं कहूं फर्स्ट पार्ट, भारत में जनहित याचिकाओं की वृद्धि के कारण हमने भूमिका लिख दी, और वृद्धि के कारण भाई न्याय तक पहुंच बढ़ी है, सक्रियता हुई है, सामाजिक न्याय के अधिदेश को न्यायपालिका को पूरा करना है, लोगों में जागरूकता बढ़ी है, पर्यावरण की चिंताएं और लोकस स्टैंडी मामलों में ढील, तो इससे
जनहित याचिकाएं बढ़ी। अब क्या भारत की न्यायपालिका सबसे शक्तिशाली न्यायपालिका के तौर पे उभरी है? तो उसके पीछे कुछ कारण है। हाँ भाई, उभरी तो है ही, लेकिन क्या कारण है? तो न्यायिक समीक्षा कारण है, अधिकारों की व्यापक व्याख्या जुडिशरी को करनी है, जनहित याचिकाओं के माध्यम से न्यायिक सक्रियता बढ़ रही है, मीडिया जनहित याचिकाओं को और ज्यादा पॉपुलर बना रहा है, मौलिक अधिकारों की विस्तृत व्याख्या न्यायपालिका कर रही है तो शक्ति बढ़ी। ये तो जनहित याचिकाओं वाला पॉइंट जो है रिपीट हुआ है। फिर कार्यपालिका और विधायिका पर नियंत्रण रखने का काम भी न्यायपालिका करती है, विशेष तौर पे ऐसे मामलों में जहां पे विधायिका या कार्यपालिका फंडामेंटल राइट या संविधान के उद्देश्यों से परे जाके काम करते, तो वहां पे जुडिशरी की पावर है। फिर शासन में हस्तक्षेप हमें दिख रहा है, जो अतिक्रमण है, जो सही नहीं है शक्ति के पृथक्करण के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर संविधान के संरक्षण में जुडिशरी को भूमिका निभानी है, तो फिर शक्तियां हैं। और साथ ही वैश्विक तुलना हमने कर दी और आगे बढ़ने के रास्ते में हमने कुछ सजेशन दे दिए कि किस तरीके से संयम, किस तरीके से न्यायिक जवाबदेहिता को सुनिश्चित किया जाए, किस तरीके से हम बेसिकली संतुलन पे बल देके, समन्वय पे बल देके विकास के रास्ते की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। और फाइनली एक तुलनात्मक, एक बैलेंस कंक्लूजन हमने। अब इतना बड़ा क्वेश्चन है, 150 शब्दों में नहीं लिखा जाता है ना, ये मैंने व्याख्या, क्योंकि यहां मैं सिर्फ 150 शब्द लेके आऊंगी तो फिर आप सोच कैसे पाओगे। अभी मैंने आपको बहुत आइडिया, बहुत डायमेंशन दे दिए सोचने के, तो जब आप लिखोगे तो जरूरी नहीं है कि ये 9 पॉइंट 10 पॉइंट आपको लिखने हैं। इन 9-10 पॉइंट में से 4-5 पॉइंट भी अगर आपको याद है, एक पॉइंट के कारण के 4-5 पॉइंट, शक्तिशाली बनने के 4-5 पॉइंट, आगे बढ़ने के रास्ते के 2-3 पॉइंट, कंक्लूजन, आपका आंसर कंप्लीट हो। प्लीज लिखने का प्रयास करें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, आगे बढ़े उससे पहले मैं यदि आपको ये बता दूं, यदि आप बेहतर तरीके से यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और 2027-28 में आपको अटेम्प्ट देना है, लॉन्ग टर्म बैच से जुड़ जाइए। 25 नवंबर से शुरू हो रहा है सुबह 8 बजे। ये एक बेसिक से एडवांस लेवल तक का बैच होगा, जिसमें आपको पहले बेसिक की पढ़ाई कराई जाएगी, फिर एडवांस लेवल पे लेके जाया जाएगा। और बहुत ही बेहतरीन बैच है, आंसर राइटिंग, सी सेट, करंट अफेयर्स, निबंध, सब कुछ इंक्लूड है। यदि एडमिशन लेना है तो स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे जाइए, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाना है, कोड यूज करना है LD Live, LDLIVE, LD Live कोड के साथ ये बैच आपको मात्र 34,999 का मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, लॉन्ग टर्म बैच, पहले बेसिक क्लासेस फिर एडवांस। यदि आपको 2027-26 में अटेम्प्ट देना है तो आप हमारे P2I फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं। ये भी 25 नवंबर से शुरू हो रहा है। LD Live कोड के साथ 28,999 में मिल जाएगा। कोड यूज करने से पहले आप, मतलब एडमिशन लेने से पहले आपको कोड यूज करना है LD Live, LDLIVE, ठीक है। इसके साथ ही यदि PT की टारगेटेड प्रिपरेशन करनी है तो SIP 2025 शुरू हो चुका है 15 नवंबर से। LD Live कोड के साथ आप इस बैच में भी जुड़ सकते हैं। मात्र 5,999 में आपको बिल्कुल स्पीड तरीके से, बिल्कुल तीव्र तरीके से पूरे के पूरे सिलेबस को व्यापक तरीके से कवर किया जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 2024 में, निजता का अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभिन्न अंग है ना। निजता का अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभिन्न अंग है, यानी आर्टिकल 21 का, यानी और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वाभाविक रूप से संरक्षित। फर्स्ट पार्ट, ठीक है। व्याख्या करें तो हमें बताना है निजता, आर्टिकल 21 निजता का अधिकार, इससे जुड़े हुए वाद है ना, और क्या क्या इसके एक्सेप्शंस हैं। तो पुट्टा स्वामीवाद को बेस बना के हम इसका फर्स्ट पार्ट लिखेंगे। दूसरा है, इस संदर्भ में गर्भ में बच्चे के पितृत्व को स्थापित करने के लिए DNA परीक्षण से संबंधित कानून पर चर्चा करें। यानी DNA परीक्षण के संदर्भ में क्या कानून है, क्या न्यायिक निर्णय है, जिनके संदर्भ में निजता के अधिकार का कुछ मुद्दा शामिल होता है, इस पे हमें व्याख्या करनी है। तो इसके बेसिक 3 पार्ट होंगे, भूमिका, फिर सेकंड पार्ट में हमें निजता के अधिकार का एक व्यापक वर्णन करना पड़ेगा, वाद वगैरह बताने पड़ेंगे। थर्ड पार्ट में हमें गर्भ में जो बेसिकली DNA जो परीक्षण है उसके संदर्भ में क्या कानून है, क्या वाद है, उन पे हमें चर्चा करनी पड़ेगी और फाइनली कंक्लूजन लिखना पड़ेगा। यदि हम बात करें तो सबसे पहले भूमिका में, निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो व्यक्तिगत स्वायत्तता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए जरूरी है।
और इसे जीवन का अभिन्न अंग माना जाता है, निजता के अधिकार को। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत इसे स्वाभाविक तौर पे संरक्षित किया गया। यानी निजता के अधिकार की बात कर ली भाई, ये मौलिक अधिकार है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए जरूरी है, आर्टिकल 21 के तहत ये संरक्षित है ना, बात खत्म। अब निजता का अधिकार और आर्टिकल 21, तो आर्टिकल 21 का दायरा यदि हम बात करें तो एक तो ये कहा गया है आर्टिकल 21 में कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही उसके जीवन और उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। प्रारंभ में यह अनुच्छेद केवल राज्य की मनमानी कार्यवाही के विरुद्ध था कि भाई राज्य यदि किसी व्यक्ति का जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता छीनी जाएगी तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही, यानी प्रारंभ में ये राज्य की मनमानी कार्यवाही के विरुद्ध था, लेकिन बाद में निजता के अधिकार सहित इस आर्टिकल 21 में बहुत सारे अधिकारों को शामिल किया गया, यानी समय समय पे आर्टिकल 21 का विस्तार किया गया। अब यहां पे हमने बता दिया परिचय और आर्टिकल 21 की मूलभूत बात, क्योंकि यहां पे पूछा है अनुच्छेद 21 के तहत स्वाभाविक तौर पे निजता का अधिकार संरक्षित है, तो अगर बताना चाहो तो आर्टिकल 21 का बेस तो बता ही सकते हो और बता सकते हो कि निजता के अधिकार के तहत अब इसमें काफी सारे अधिकारों को शामिल किया गया है, कोमा दे के 3-4 अधिकार बता दिए, एटसेट्रा लिख दिया। अब यदि हम आर्टिकल 21 के तहत निजता के अधिकार की बात करें तो पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ 2017 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को आर्टिकल 21 के तहत एक फंडामेंटल राइट माना है। यानी वर्तमान में जो राइट टू प्राइवेसी है वो एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के तहत, है ना। इस निर्णय ने पिछले निर्णयों, जैसे अगर याद है तो लिख दोगे, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, बेसिकली एमपी शर्मा और खड़क सिंह वाद जैसे थे उनको पलट दिया था और इन वादों में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं माना गया था या एक स्पष्ट व्याख्या नहीं की थी, लेकिन पुट्टा स्वामी वाद में क्लियरली ये मान लिया गया कि जो निजता का अधिकार है वो एक फंडामेंटल राइट है। जीवन के अभिन्न अंग के तौर पे जो निजता का अधिकार है वो क्यों जरूरी है। अब यदि क्वेश्चन पे आओगे तो बोल रहा है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभिन्न अंग है निजता और संविधान के 21 के तहत स्वाभाविक तौर पे संरक्षित है। तो यदि हम देखें जीवन के अंग के तौर पे यदि निजता की बात करें तो निजता का अधिकार व्यक्ति की गरिमा, अब यहां पे वही बताना है कि भाई निजता क्यों जरूरी है, व्यक्ति की गरिमा के लिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जरूरी है और यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि व्यक्तियों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी पर नियंत्रण हो और व्यक्तिगत निर्णय लेने में स्वायत्ता हो, यानी अपनी जो व्यक्तिगत जानकारी है उस पर व्यक्ति का नियंत्रण होना चाहिए और साथ ही व्यक्तिगत निर्णय लेने में व्यक्ति की स्वायत्ता होनी चाहिए। यही तो निजता का अधिकार है ना, कि व्यक्ति की जो निजी जानकारी है वो सार्वजनिक डोमेन में ना जाए उस व्यक्ति की सहमति के बिना, है ना। यानी कि निजता में शारीरिक अखंडता, सूचनात्मक गोपनीयता और व्यक्तिगत स्वायत्ता, ये तीनों तत्व शामिल हैं। आर्टिकल 21 के तहत फिर हमने पहले ही बता दिया तो यहां पे बताने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 21 का जो न्यायिक विस्तार है तो मैंने बताया था ना अभी आपको कि जब आप इसकी बात कर रहे हो ना कि गोपनीयता सहित कई अधिकार शामिल कर दिए, उसी समय कोमा दे के बता दो, जैसे स्वच्छ पर्यावरण का, शिक्षा का, निजता का अधिकार, तो ये सारी की सारे अधिकार आर्टिकल 21 में शामिल है। गोपनीयता के उल्लंघन के लिए परीक्षण, तो यदि गोपनीयता का या निजता के अधिकार का पे थोड़ा नियंत्रण रखना भी है सरकार को तो 3 आधारों पे ही हो सकता है। एक तो वैधानिकता, यानी कि यदि किसी व्यक्ति की निजता का उल्लंघन या एक तरीके से हम ये कह सकते हैं करना भी है या निजता के मामले में हस्तक्षेप करना भी है सरकार को, तो कानून के बेस पे होना चाहिए, यानी वैधानिकता होनी चाहिए, कानून होना चाहिए वैसा। दूसरा, कानून वैध हित के लिए होना चाहिए, है ना। और तीसरा, हस्तक्षेप उद्देश्य को प्राप्त करने की आवश्यकता के अनुरूप ही होना चाहिए, यानी उतना ही हस्तक्षेप होना चाहिए किसी व्यक्ति की निजता में जितना जरूरी हो या जितना कानून के अनुसार अनुकूल हो। तो ये पुट्टा स्वामी वाद में निजता के संदर्भ में ये सारी बातें बता दी थी। कुल मिला के हमने इस आंसर की जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हमने सिर्फ भूमिका लिखी है, आर्टिकल 21 की बात कर दी और कैसे आर्टिकल 21 का विस्तार हुआ उसके कुछ एग्जाम्पल लिख दिए और कैसे पुट्टा स्वामीवाद में निजता के अधिकार के संदर्भ में क्या क्या बातें की गई कि कैसे ये व्यक्तिगत स्वायत्ता को, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। और साथ ही हमने बता दिया कि इसके ऊपर जो एक तरीके से अपवाद भी है या जो
क्या कह सकते हैं, प्रतिबंध लगाने भी हैं, युक्ति युक्त प्रतिबंध। तो उसके 3 आधार बताए थे इस पुट्टास्वामीवाद में, यानी वैधानिकता होनी चाहिए, जो वैध उद्देश्य होना चाहिए, और उसी अनुपात में हस्तक्षेप होना चाहिए जितना आवश्यकता हो, उससे ज्यादा हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब फर्स्ट पार्ट यदि कंप्लीट हो गया तो सेकंड पार्ट में हम बताएंगे पितृत्व स्थापित करने के लिए गर्भ में जो बच्चा है उसके डीएनए परीक्षण से संबंधित कानून क्या है। तो डीएनए परीक्षण की प्रासंगिकता, डीएनए परीक्षण का उपयोग, एक लाइन में बता दो कि भाई डीएनए परीक्षण का उपयोग जो पितृत्व विवाद है उनके मामले में जैविक संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है, यानी पितृत्व विवाद में ही डीएनए परीक्षण की बारी आती है। यद्यपि यह तकनीक सटीक है, परंतु इसके उपयोग से, मान लो अगर मामलों में डीएनए परीक्षण होना लगे किसी व्यक्ति की स्वीकृति के बिना, तो ऐसे में इसके अनुप्रयोग से व्यक्ति की निजता, उसकी शारीरिक स्वायत्ता और सहमति के संबंध में चिंताएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो ऐसे में निजता का अधिकार डीएनए परीक्षण के जो अंधाधुंध प्रयोग है उसके बीच में आएगा, क्योंकि पितृत्व पहचान के लिए जो डीएनए परीक्षण होता है वो व्यक्ति की निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है, उसकी शारीरिक स्वायत्ता का और सहमति के संबंध में चिंताएं उत्पन्न करता है। तो ऐसे में क्या क्या न्यायिक मामले हैं, क्या क्या दिशा निर्देश हैं डीएनए परीक्षण के संदर्भ में, ये अगर आपको नहीं भी याद है ना तो भी काम चल जाएगा। एक भवानी प्रसाद जेना बनाम संयोजक सचिव उड़ीसा राज्य महिला आयोग का मामला था। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने, नहीं भी याद है तो चल जाएगा, बस बेस भी यदि आपको थोड़ा थोड़ा याद है ना, और बेस याद रखने के लिए लॉजिक की जरूरत होती है। भाई सिंपल सी बात है, पितृत्व परीक्षण के लिए जो डीएनए परीक्षण है ये निजता के अधिकार का उल्लंघन करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट का अधिदेश क्या होगा कि धड़ल्ले से डीएनए परीक्षण होना चाहिए, नहीं ना, व्यक्ति की सहमति होनी चाहिए, अनिवार्य परिस्थितियों में ही होना चाहिए, निजता के अधिकार को ध्यान में रखना चाहिए, यही बात सुप्रीम कोर्ट बोलेंगे, है ना। तो ऐसे में कुछ मामले यदि हमें एग्जाम में नहीं भी आते तो लॉजिकल माइंडसेट से आप आंसर राइटिंग में लिख लोगे तो ठीक माना जाएगा, कम से कम छोड़ के आने से तो बेहतर ही माना जाएगा। ठीक है, हालांकि हम यहाँ पे डिटेल से देखते हैं। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना था कि डीएनए परीक्षण को संबंधित पक्षों की गोपनीयता के अधिकार पर विचार किए बिना पितृत्व स्थापित करने के लिए एक नियमित प्रक्रिया के रूप में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। यानी पितृत्व संबंध स्थापित करने के लिए डीएनए परीक्षण को एक नियमित प्रक्रिया के तौर पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, है ना, ये रेयर कंडीशन में होना चाहिए। यानी साफ तौर पे अदालत ने कहा था कि किसी व्यक्ति को डीएनए परीक्षण के लिए बाध्य करने में उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, स्वायत्ता और गरिमा को सम्मान दिया जाना चाहिए। यानी बाध्यकारी नहीं हो सकता डीएनए परीक्षण, और हर मामले में डीएनए परीक्षण यूज नहीं हो सकता क्योंकि ये निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है। ठीक है, ये मामले में एक निष्पक्षता निर्णय दिया। अब गर्भ में डीएनए परीक्षण की वैधता, यदि कानून की बात करें तो पीसीपीएनडीटी एक्ट है हमारा, पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994, आप पढ़ते भी होंगे, जो भ्रूण लिंग परीक्षण को भी अवैध बनाता है। तो पीसीपीएनडीटी एक्ट के अंतर्गत पितृत्व निर्धारण के लिए डीएनए परीक्षण सहित प्रसव पूर्व निदान परीक्षणों को अत्यधिक विनियमित किया गया है। तो कानून बोला ना, हमारे पास कानून है पीसीपीएनडीटी एक्ट, और उस पीसीपीएनडीटी एक्ट में पितृत्व निर्धारण के लिए जो डीएनए परीक्षण है उनको विनियमित किया है। हर मामले में धड़ल्ले से डीएनए परीक्षण नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट का भी यही अधिदेश है और हमारे कानूनों के द्वारा भी यही सुनिश्चित किया गया है कि भाई विनियमित किया गया है और परीक्षण को विशिष्ट परिस्थितियों में ही अधिकृत किया जाना चाहिए, जैसे कि जब ये चिकित्सीय रूप से आवश्यक हो या न्यायालय इसका अधिदेश दे। तो हमारा कानून क्या कहता है, हर मामले में डीएनए परीक्षण नहीं होगा, ये विशिष्ट परिस्थितियों में ही होना चाहिए। या तो न्यायालय ने इसका आदेश दिया, भाई कोई कोर्ट से ही ऑर्डर ले आया, या फिर कोई चिकित्सीय रूप से जरूरी हो, है ना, तभी डीएनए परीक्षण होना चाहिए, हमारा कानून ये कहता है, अन्यथा नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या कहता है, हमारा कानून क्या कहता है। और न्यायालय भी आमतौर पर डीएनए परीक्षण में सावधानी बरतने की बात करते हैं, है ना। विशेष तौर पे डीएनए परीक्षण से बच्चे और महिलाओं से जुड़े संवेदनशील मामलों में दुरुपयोग ना हो, उनकी निजता का उल्लंघन ना हो, उनकी व्यक्तिगत स्वायत्ता का उल्लंघन ना हो, तो सुप्रीम कोर्ट भी यही अधिदेश देता है। बात समझ में आई।
क्या था इस क्वेश्चन में? आर्टिकल 21 भूमिका बता दी, आर्टिकल 21 से कैसे गोपनीयता निजता का अधिकार जुड़ा हुआ है, निजता के अधिकार के संदर्भ में पुट्टा स्वामीवाद बहुत ही फेमस वाद है, वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, उसके मूलभूत तत्व आपने लिख दिए और बता दिया। और फिर सेकंड पार्ट पे हम सीधा आ गए और न्यायालय का अधिदेश क्या है, पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 का जो कानून है वो क्या कहता है, सार बता दिया हमने उसका। और फाइनली ये जो न्यायालय के जितने भी जजमेंट है या फिर हमारा कानून है वो गोपनीयता और न्याय में संतुलन स्थापित करने की बात करेगा ना, कि भाई निजता और न्याय में संतुलन होना चाहिए, यानी कि कभी डीएनए परीक्षण का जबरन इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि जहां तक डीएनए परीक्षण किसी की निजता या गोपनीयता का उल्लंघन करता है वहां तक डीएनए परीक्षण गलत है। न्यायालयों ने यह भी माना है कि पारिवारिक कानूनी विवाद के लिए डीएनए परीक्षण सहित वैज्ञानिक साक्ष्य की आवश्यकता, ये फिर मैं बता ही चुकी हूं, यानी अनिवार्य परिस्थितियों या विशिष्ट मुद्दों में ही डीएनए परीक्षण होना चाहिए, हर मामले में डीएनए परीक्षण नहीं होना चाहिए। इस तरीके से ये सारे वाद वगैरह बताने की जरूरत नहीं है, इतना आपने, वैसे मैंने डिटेल में यहाँ पे अलग अलग वादों का व्याख्या लिखी है, तो आप जैसे एक नंदलाल वासुदेव वाद आया, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि पितृत्व विवादों को सुलझाने के लिए यदि डीएनए परीक्षण आवश्यक है तो इसका आदेश दिया जा सकता है, लेकिन बच्चे के कल्याण और मां की गोपनीयता की रक्षा होनी चाहिए। कोई भी वाद होगा ना, हर वाद में बैलेंस की बात की जाएगी, हर वाद में विशिष्ट मामलों में ही डीएनए परीक्षण की मंजूरी दी जाएगी, हर वाद में निजता के अधिकार, व्यक्ति की स्वायत्ता के संरक्षण की बात की जाएगी। और फाइनली हम जब निष्कर्ष पे आएंगे तो हम लिखेंगे कि डीएनए परीक्षण पितृत्व का निर्धारण करने का एक साधन हो सकता है, लेकिन इसे निजता के मौलिक अधिकार के साथ संतुलित किए जाने की जरूरत है। इस अधिकार के किसी भी उल्लंघन को राज्य के हित द्वारा उचित ठहराया जाना चाहिए, जिससे सुनिश्चित करना आवश्यक हो। मतलब फिर वही है कि केवल असाधारण परिस्थितियों में ही डीएनए परीक्षण होना चाहिए, जिससे व्यक्ति के निजता के मौलिक अधिकार का संरक्षण सुनिश्चित हो सके। निजता का मौलिक अधिकार, शारीरिक स्वायत्ता का मौलिक अधिकार, है ना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार, वो संरक्षित हो सके, इसलिए विशिष्ट मामलों में ही डीएनए परीक्षण की आजादी दी जानी चाहिए। बात समझ में आई? अच्छे क्वेश्चन थे दोनों। पीआईएल पे पूरा नोट्स आपको मिल ही गए, मतलब देख ही लिए हैं आपने, आंसर लिखने का प्रयास कर लेना। और आर्टिकल 21, अब यदि आप इस पे, अब कई बच्चों को फर्स्ट पार्ट आता था मेंस में, है ना, फर्स्ट पार्ट बड़े अच्छे से आता था, क्योंकि आर्टिकल 21 आप अच्छे से पढ़ के जाते हो, जिसने पीटी दिया है और मेंस दे रहा है वो अच्छे से पढ़ के जाता है। लेकिन सेकंड पार्ट में पूछ लिया, गर्भ में बच्चे के पितृत्व स्थापित करने में डीएनए परीक्षण से संबंधित कानून, अब हड़बड़ा गया, हमें तो पता ही नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस में ना लॉजिक भी लगाना है ना, कुछ तो दूरदृष्टि पढ़ते पढ़ते आ ही जाता है कि भाई ऐसे मामलों में न्यायपालिका क्या आदेश देगी, ये कहेगी कि हर मामले में डीएनए, क्योंकि इससे तो व्यक्ति की निजता का अधिकार का उल्लंघन हो रहा है ना। तो जो अधिदेश दिया न्यायालय ने वो आपके विचारों के समरूप हुआ। और साथ ही यदि हमारा कानून भी है, तो कानून नहीं भी याद था तो पीसीपीएनडीटी एक्ट में सिर्फ 2-3 बातें लिखाते तो भी काम चल जाता, और यदि नहीं भी याद है तो केवल न्यायिक अधिदेश भी लिखाओगे तो भी नंबर मिल जाएंगे, ना लिखने से बेहतर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। ये हमारी सीरीज चलती रहेगी। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो कमेंट जरूर किया कीजिए। इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे उतना ही मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को इतनी मेहनत करने का, है ना। याद रखिएगा, यदि 2013 से 2024 तक के क्वेश्चंस आपने अच्छे से समझ लिए, लिख लिए, है ना, अपने नोट्स बना लिए, तो आप मेंस में बहुत अच्छा करने की कंडीशन में रहेंगे, क्योंकि आपका सोचने का दायरा एक तरीके से बड़ा हो जाएगा, क्वेश्चन को समझने का दायरा बड़ा हो जाएगा, क्वेश्चन की डिमांड को आप बेहतर तरीके से समझने में सक्षम हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये थी आप आज की हमारी पूरी की पूरी परिचर्चा। बाकी यदि आपको फाउंडेशन बैच या लॉन्ग टर्म बैच या एसआईपी से जुड़ना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए होंगे, वहां जाके आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने से पहले आपको कोड यूज करना है LDLIVE लाइव। इसके साथ ही आप जुड़े मेरे इंस्टाग्राम ललिता दही अकेडमी से, इंस्टाग्राम ललिता दही अकेडमी, टेलीग्राम चैनल, यहीं पे मेरी सारी क्लासेस के लिंक, टाइमिंग, नोटिफिकेशन मिलता है, और मेरे फेसबुक पेज से। आशा करती हूँ परिचर्चा अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।